हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैपिड रिवीजन 1.0। और इस रैपिड रिवीजन की अमेजिंग सीरीज में हम सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के हर चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। एंड जो पर्सन पहली पहली बार भी लॉ पढ़ना स्टार्ट कर रहा है वो भी वीडियो लेक्चर को देखेगा तो उसको बहुत फायदा होगा। तो ये रिविजन पूरा का पूरा कैसे हो रहा है? मेरे हैंड रिटन नोट्स से। ठीक है, सो ये हैंड रिटन नोट्स को यूज करेंगे और पूरे अच्छे तरीके से जो है हम लॉ को रिवाइज करेंगे। क्या क्या रिवीजन हो चुका है? तो ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1 रिवाइज कर लिया है इन जस्ट 52 मिनट्स। इमेजिन, सिर्फ 52 मिनट्स में वो भी कंप्लीट कवरेज। उसके बाद सेक्शन हमने रिवाइज करना स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपके सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर, वो भी हो चुका है रिवाइज। फिर हमने किया चैप्टर नंबर 6 कंपनीज एक्ट, वो भी ऑलमोस्ट 2 घंटे में हो चुका है रिवाइज। फिर हमने स्टार्ट किया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का भी 2 यूनिट हम रिवाइज कर चुके हैं। आज करने वाले हैं हम यूनिट नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, यूनिट नंबर 3 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो चलो आ जाओ यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और ये रिवीजन कैसे होगा? ये भी पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट से होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेकर होगा और बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स को यूज करके होगा। ओके चलो, सो यूनिट नंबर 3 देखते हैं। यूनिट नंबर 3 का नाम क्या है? इसका नाम है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिलीवरी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिलीवरी। ओके, तो मेरे लिए बताओ ये जानना क्यों जरूरी है कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हुई और डिलीवरी कब हुई, और डिलीवरी से रिलेटेड रूल्स क्या है, ये जानना क्यों जरूरी है? ये समझे एक एग्जाम्पल से। तो ले एक प्यारा सा एग्जाम्पल। चलो दोस्तों, सो लेते हैं एक एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ना एक पर्सन है जो बहुत सारे गुब्बारे बेचता है। ठीक है, एक बैलून वाला है, एक बैलून वाला है। और वो क्या करता है, बच्चों के पार्क के सामने खड़े रहता है और उन लोग को बुला बुला के जो है गुब्बारे बेचता है। ठीक है, तो उसी पार्क में जो है एक बहुत शैतान बच्चा गया जिसका नाम है कियांश। अब कियांश गया उस गुब्बारे वाले के पास और वहां पे बोलता है कि भैया मेरे को एक बैलून चाहिए। ठीक है, इसने भैया को बोला मेरे को एक बैलून चाहिए। तो बैलून क्या होता है? गुड्स होता है, ये तो हम सबको पता है। तो वो बैलून वाले ने जो है इसको गुड्स दे दिया, इसको जो है गुड्स दे दिया। तो ये पहले गया था बैलून वाले के पास, बैलून चाहिए, बैलून वाले ने गुड्स दे दिया। जैसे ही कियांश के हाथ में गुड्स आया, आपको पता है मैंने बता दिया कि वो बहुत बदमाश बच्चा है, वो थोड़ा सा आगे गया और पता नहीं उसने बैलून को के साथ क्या किया, वो बैलून फूट गया। ठीक है, वो बैलून फूट गया। और कियांश की मम्मी ने ये देख लिया कि जैसे ही बच्चे ने कियांश ने बैलून वाले से जो है गुब्बारा लिया, वो फूट गया। तो वो बैलून वाले के पास लड़ने के लिए गई, वो गई बैलून वाले के पास लड़ने के लिए। बोली भैया कि आप जो है आप जो गुब्बारे दे रहे हो वो तो फूट जाता है, ऐसे ऐसे करके लड़ने लग गई। अब बैलून वाला जो है ना, ये पता है ये श्यामा मैम के पास जो है सीए फाउंडेशन जो है लॉ की पढ़ाई कर रहा था। तो इसको लॉ की बहुत अच्छे से नॉलेज है, लॉ की बहुत अच्छे से नॉलेज है। और वो ये पूजा मैम को बोलता है कि मैम सुनिए ना, मेरे को भी लॉ पता है और मेरे को ये पता है कि भैया जो पर्सन ओनर रहता है रिस्क उसी का ही रहता है। ठीक है, जो पर्सन ओनर रहता है रिस्क उसी का ही रहता है। जब तक ये बैलून मेरे पास था मैं ओनर था, तो रिस्क किसका था? मेरा था। जैसे ही मैंने जो है बैलून आपके बेटे को दे दिया, कियांश को दे दिया, तो वो ओनर बन गया और अब रिस्क उसका है। ठीक है, अब रिस्क किसका है? उसका है। तो पूजा मैम को भी समझ में आ गया कि भाई बैलून वाले को तो सारे लॉ पता है। ठीक है, तो और वो बोल भी रहा है सही बात कि भैया अभी तो मैं ओनर नहीं हूँ, तो मैं रिस्क क्यों उठाऊंगा बैलून के फूटने का, मैं आपके पैसे क्यों रिटर्न करूंगा। तो ये इसीलिए हमारे लिए जरूरी है क्या जानना कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब हुई, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब हुई। ठीक है, क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि रिस्क जो है ना प्राइमा फेसी उसी का ही रहेगा जो ओनर है। ओनरशिप और रिस्क साथ साथ में चलते हैं, जो पर्सन ओनर है उसी पर्सन का रिस्क रहता है। ठीक है, समझ में आया? इसलिए हमारे लिए टाइम जानना जरूरी है कि कब हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि रिस्क भी उसके साथ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का क्या मतलब है? एक बार में देख के ऐसा लगेगा कि ओनरशिप के साथ में रिस्क जा रहा है। क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहां पे ओनरशिप चले गई है बट रिस्क ना गया हो सकती है। ठीक है, हो सकती है कुछ केसेस, बट मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा, ओनरशिप और रिस्क साथ साथ में चलेगा।
कुछ केसेस कैसे हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक मशीन खरीदने गई, कौन सी मशीन, वॉशिंग मशीन। मैं वॉशिंग मशीन खरीदने गई, मैंने उस दुकानदार को जो है पैसे दे दिए, उस दुकानदार से बिल वगैरह भी बनवा लिया, सब चीजें हो गई। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैं जब गई उस वॉशिंग मशीन को लेने, मेरे को ये डर था कि जब वॉशिंग मशीन वो मेरे घर में डिलीवरी करवाएगा, उसके पहले अगर मान लो वो रिक्शा में भेजते हैं मशीन को और मशीन मेरी गिर गई, तो मैं तो वो रिस्क उठाना नहीं चाहती। तो मैंने उस दुकानदार को बोल दिया, भैया कि भले पैसे मैं अभी दे रही हूँ, ओनरशिप मैं अभी ले रही हूँ, लेकिन रिस्क मेरे को जो है बाद में चाहिए। मतलब आप जब तक ये गुड्स मेरे घर में डिलीवर नहीं हो जाएगा ना, तब तक ये रिस्क मैं अपने सर के ऊपर नहीं लूंगी। उसके पहले मेरे घर में गुड्स डिलीवर होने के पहले अगर मशीन टूट गई तो वो आपका रिस्क है, ठीक है, मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो जब आप टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली स्पेसिफाई कर रहे हो कि आपको रिस्क जो है बाद में चाहिए, तो फिर वैसा ही होगा, ठीक है। अदरवाइज रिस्क ट्रांसफर्स विद ओनरशिप, नॉर्मल रूल फिर ये है। ओके चलो, तो अब हमको आगे के रूल्स देखना है कि नहीं, बिल्कुल देखना है मैम। अब हमको क्या रूल्स देखना है पता है, हमको ये रूल्स देखना है कि नॉर्मल केस में जो है ओनरशिप ऑब्लिक प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, ओनरशिप ऑब्लिक प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, कब 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 ट्रांसफर होती है। तो इसको समझते हैं, देखो इसके लिए भी हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, हमको एग्जाम्पल से ही सब समझ में आता है मैम। तो इसके लिए भी ले लेते हैं बच्चों एक एग्जाम्पल। मान लो मैं एक शॉप में गई, अब मेरे को खरीदना है मान लो सोने के ब्रेसलेट, आई वॉन्ट टू परचेज गोल्ड ब्रेसलेट लेना है मेरे को। और मैं वो शॉप में गई और भैया को बोली, भैया आप ब्रेसलेट दिखाना चालू करो। भैया ब्रेसलेट दिखाना चालू करे, मैं ब्रेसलेट रिजेक्ट कर रही हूँ, वो दिखा रहे हैं मैं रिजेक्ट कर रही हूँ। फिर फाइनली जो है मेरे को एक ब्रेसलेट क्या हुआ, पसंद आया, मेरे को एक ब्रेसलेट पसंद आया। मतलब क्या हो रहा है, मैंने जो है ब्रेसलेट को डिसाइड कर लिया कि ये चाहिए, मतलब मैंने क्या कर लिया, ब्रेसलेट को स्पेसिफाइड कर लिया या फिर असर्टेन कर लिया। असर्टेन क्या होता है, हमने इसके जस्ट पहले के पहले वाले यूनिट, फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था, व्हाट आर असर्टेन गुड्स। जब हम अनअसर्टेन गुड्स, एक बंडल से जो है हम सेलेक्ट करके गुड्स को अलग कर देते हैं, तब गुड्स क्या हो जाते हैं, असर्टेन हो जाते हैं। जब हम फिक्स कर लेते हैं कि हमको क्या चाहिए, दैट बिकम स्पेसिफाइड या फिर असर्टेन गुड्स। तो मैंने गुड्स को तो स्पेसिफाई कर दिया कि मेरे को ये वाला गुड्स चाहिए, तो क्या ओनरशिप वैसे ही ट्रांसफर हो गई, नहीं। तो पहले तो गुड्स को आप अलग कर दो, ठीक है। जैसे कियांश ने पहले बलून को सिलेक्ट किया कि ये वाला बैलून चाहिए, तो जब उसने ये बोला क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई क्या, नहीं। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, पार्टीज का इंटेंशन देखेंगे। क्या पार्टी, मतलब मैं जो परचेज कर रही हूँ, क्या मैं ओनरशिप अभी लेना चाहती हूँ क्या, या ओनरशिप बाद में लेना चाहती हूँ। तो हमको कैसे पता चलेगा इंटेंशन, हमको 3 तरीके से पता चल सकता है। पहला तो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल दिया था, उसमें टर्म्स क्लियर थे कि भाई ओनरशिप अभी नहीं, ओनरशिप तो ठीक है बट मेरे को रिस्क बाद में चाहिए। तो जब हम टर्म्स से क्लियर कर दे रहे हैं कि अभी चाहिए बाद में चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। या फिर हमको कंडक्ट ऑफ द पार्टीज से भी समझ में आ सकता है, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के बिहेवियर से समझ में आ सकता है कि उनको ओनरशिप अभी चाहिए कि बाद में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने पसंद किया था ब्रेसलेट, मैं बोलती भैया रुको थोड़ी देर रखो ब्रेसलेट, मैं और भी चीजें जो है चेक कर लेती हूँ एक बार। तो मेरे कंडक्ट से समझ में आ गया कि मेरे को ओनरशिप अभी नहीं चाहिए, ठीक है। या तो सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस से भी समझ में आ सकता है, उस जो केस है, जो पर्टिकुलर केस को अपन देख रहे हैं, वहाँ सर्कमस्टेंसेस कैसी थी, उससे भी हमको समझ में आ सकता है कि भैया ओनरशिप अभी ट्रांसफर होगी कि बाद में ट्रांसफर होगी, कब ट्रांसफर होगी। तो कैसे समझ में आएगा, पहले तो आप गुड्स को स्पेसिफाई कर लो, फिक्स कर लो कि ये गुड्स जो है बेचना है। उसके बाद आप इंटेंशन देखो, इंटेंशन कैसे समझ में आएगा, ट्रिपल सी से टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सी से कॉन्ट्रैक्ट, सी से कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, सी से सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। इससे समझ में हमको आ जाएगा कि कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। ओके ओके ओके, अब ध्यान से एक बात सुनो, बहुत बार ऐसा होता है पता है कि इंटेंशन ऑफ द पार्टीज जो है क्लियरली समझ में नहीं आता है, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज क्लियरली समझ में नहीं आता है। तो तब कैसे डिसाइड करे कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हुई है, तब कैसे डिसाइड करे। तो लॉ बोलता है मैं हूं ना, लॉ आ जाता है पिक्चर में, एकदम शाहरुख खान का गेटअप लेके आ जाता है और उसका डायलॉग मारता है मैं हूं ना। लॉ बोलता है मैं हूं ना, मैं बताता हूं। जब इंटेंशन क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे एज्यूम करोगे कि कब ओनरशिप ट्रांसफर हुई है। तो
तो वो बोलता है कि सेक्शन 20 से 24 पढ़ लो जाके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, और आपको सब समझ में आ जाएगा। 20 से 24, ठीक है, उससे समझ में आ जाएगा। अब 20 से 24 के बीच में क्या लिखा है बताऊं? इसमें ये लिखा है कि जो स्पेसिफाइड गुड्स है ना, जो गुड्स स्पेसिफाइड हो जाते हैं कि क्लियर है यही गुड्स खरीदना है हमको, जब क्लियर हो जाते हैं उस केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, वहां पे इंटेंशन कैसे समझ में आएगा, ठीक है। जब गुड्स अनस्पेसिफाइड है या अनअसर्टेन्ड है तब कैसे समझ में आएगा, तब कैसे समझ में आएगा। या फिर मान लो कि गुड्स जो है अप्रूवल बेसिस में गए हैं। अब ये अप्रूवल बेसिस क्या होता है, इसको हम और क्या बोलते हैं, सेल और रिटर्न बेसिस। ये क्या होता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ थोड़ी देर बाद। तो इस केस में अगर गुड्स गए हैं तब इंटेंशन कैसे समझ में आएगा। या फिर मान लो सेलर ने जो है राइट्स ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखा है, सेलर ने क्या किया है, राइट्स ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखा है, तब ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी, कब ट्रांसफर होगी, वो भी हमको ये हमारा जो एक्ट के सेक्शंस है ना वो बताएंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आ जाओ स्पेसिफाइड गुड्स के केस में पढ़ते हैं। स्पेसिफाइड गुड्स मतलब एकदम क्लियर है, मेरे को यही वाला ब्रेसलेट चाहिए, ठीक है, वो पिक्चर क्लियर है। तो इसमें भी 3 केसेस आएंगे। कितने केसेस? 3 केसेस। पहला गुड्स तो स्पेसिफाइड गुड्स जो है डिलीवरेबल स्टेट में है, डिलीवरेबल स्टेट में है, ठीक है। दूसरा केस जो है स्पेसिफाइड गुड्स जो है डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, कुछ करना बचा है, समथिंग इज टू बी डन, नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, समथिंग इज टू बी डन। और लास्ट वाला केस है गुड्स जो है स्पेसिफाइड है, डिलीवरेबल स्टेट में है, बट समथिंग इज टू बी डन टू डिटरमाइन प्राइस, समथिंग इज टू बी डन टू डिटरमाइन क्वांटिटी और प्राइस, कुछ ना करना बचा है क्वांटिटी या प्राइस को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। ये तीनों केसेस है स्पेसिफाइड गुड्स के अंदर। अब आ जाओ एक एक केसेस को पढ़ते हैं। मान लो फर्स्ट केस को देखते हैं, स्पेसिफाइड गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट को। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसके पास एक लैपटॉप है और वो लैपटॉप मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मैंने उसको कॉल किया कि भाई अपना लैपटॉप मेरे को बेचेगा क्या। वो मेरे को बोलता है हाँ मैं तेरे को अपना लैपटॉप बेचूंगा और इतने प्राइस में बेचूंगा। मैं बोल रही हूँ ठीक है, रेडी, मैं रेडी हूँ उस लैपटॉप के लिए, वो लैपटॉप तू मेरे घर में डिलीवरी करा देना, मैं तेरे को अभी फोन पे कर देती हूँ, पैसा दे देती हूँ। मतलब स्पेसिफाइड गुड्स था, ठीक है, स्पेसिफाइड गुड्स था, क्या खरीदना है वो एकदम क्लियर था। डिलीवरेबल स्टेट में मतलब वो तुरंत डिलीवरी देने के लिए भी रेडी है, उसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे ही हमारा फोन में कॉन्ट्रैक्ट बना ना, मतलब अब मैं उस गुड्स की ओनर हूँ, और अगर मैं उस गुड्स की ओनर बन गई और मान लो ये फोन रखने के बाद उस रात को वो लैपटॉप चोरी हो गया, तो उस केस में किसका नुकसान होगा? मेरा नुकसान होगा, क्योंकि स्पेसिफिक गुड्स कैसे थे? डिलीवरेबल स्टेट में थे। ओके चलो आगे देखते हैं दूसरा केस, स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। तो देखो स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? मान लो मैं किसी शॉप में लैपटॉप लेने गई, ठीक है, किसी शॉप में लैपटॉप लेने गई और लैपटॉप के अंदर है ना कुछ नेसेसरी जो है उनको इंस्टॉल करना था, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना था वो नहीं थे लैपटॉप के अंदर। तो क्या वो डिलीवरेबल स्टेट में है कि नहीं? नहीं। डिलीवरेबल स्टेट होने का मतलब है कि ऐसा स्टेट जहाँ पे बायर को डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी, मतलब मैंने जो बोला था कंप्लीट उसने पैक करके रख दिया है, उसको बोलते हैं डिलीवरेबल स्टेट। जब बट यहाँ पे सेकंड केस में क्या है, लैपटॉप तो पसंद आ गया बट उसमें कुछ सॉफ्टवेयर डालना था वो नहीं गया, तो जब तक के वो सॉफ्टवेयर नहीं आएगा तब तक के गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। और जब तक ये डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, क्या मैं ओनर बन जाऊंगी क्या लैपटॉप की? नहीं बनूंगी। तो अगर मान लो वो शॉपकीपर जो है गुड्स अपने लैपटॉप में सॉफ्टवेयर वगैरह डाल रहा है और उतनी देर में लैपटॉप गिर जाता है और नुकसान हो जाता है, तो किसका रिस्क है? सेलर का ही रिस्क है, क्योंकि ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई है मेरे को, ठीक है। चलो थर्ड केस क्या है पता है? स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में, पूरा डिलीवरी करने के लिए रेडी है, बट कुछ ना कुछ तो करना बचा है जिससे प्राइस डिसाइड हो सके। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरे कोचिंग में जो है पूरे जगह जो है आपको क्या करना है, रेड कारपेट बिछाना है, ठीक है, पूरे जगह रेड कारपेट बिछाना है। तो स्पेसिफिक गुड्स हैं और वो पूरी तरीके से रेडी भी है बिछाने के लिए, बट जब तक के वो बिछाएगा नहीं उसको कितना कैसे पता चलेगा कि कितना क्वांटिटी लगेगा, और जब तक ये क्वांटिटी नहीं पता चलेगा वो प्राइस कैसे निकालेगा कारपेट का? मतलब कुछ तो चीजें बची है करने के लिए जिससे हम क्या निकाल सके, क्वांटिटी और प्राइस।
तो जब तक के हमारे एग्जाम्पल में वो बिछा नहीं देता ना, तब तक के जो है ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, बिछाने के बाद ही ओनरशिप मैं मेरे पास आएगी, उसके पहले सेलर ही ओनर रहेगा। तो मान लो एग्जाम्पल, रेड कारपेट बिछाने बोला, वो रेड कारपेट का पूरा बंडल मेरे जो है घर में लेके आ गया, और अनफॉर्चुनेटली मान लो रात में जो है चोरी हो गई। ठीक है, रात में वो बंडल की चोरी हो गई। तो अब आप मेरे को बताओ रिस्क किसका रहेगा, सेलर का रहेगा कि बायर का? सेलर का रिस्क रहेगा। क्यों सेलर का रिस्क रहेगा पता है? क्योंकि ओनरशिप अभी भी उसके पास है। क्योंकि जो कुछ चीजें करनी थी ना, जो रेड कारपेट बिछानी थी जिससे प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड हो सके, वो अभी तक हुई नहीं है। तो जब तक कि वो नहीं होगी, सेलर का ही रिस्क रहेगा। ठीक है, सो ये है केस स्पेसिफिक गुड्स में जहां पे इंटेंशन क्लियर नहीं है। स्पेसिफिक गुड्स इंटेंशन क्लियर है क्या? इंटेंशन क्लियर है तो फिर आप लॉ रूल्स कुछ मत पढ़ो, आप अपने आपस में बायर सेलर इंटेंशन देख लो और अपना वहीं पे फाइनल कर लो। इंटेंशन क्लियर नहीं है तो फिर हम कहाँ पे आते हैं? 20 से 24 के पास आते हैं हेल्प मांगनी, और सेक्शन 20 से 24 को पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं अबाउट स्पेसिफिक गुड्स, और स्पेसिफिक गुड्स के केस में वो क्या बोलता है? अगर स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर। स्पेसिफिक गुड्स में कुछ करना पड़ेगा डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए, तो जब वो चीज हो जाएगी तब ओनरशिप ट्रांसफर। स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है, बट प्राइस या क्वांटिटी निकालने के लिए कुछ करना है, तो जब तक वो प्राइस और क्वांटिटी नहीं निकल जाती तब तक ये ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ओके, चलो बढ़े आगे। तो अब आ जाओ, देखेंगे सेकेंड केस, अनअसर्टेन्ड गुड्स। अनअसर्टेन्ड गुड्स मतलब अभी गुड्स जो है फिक्स नहीं है, कौन से गुड्स को बेचना है वो पार्ट जो है अभी डिसाइडेड नहीं है। गुड्स कैसे है? अनअसर्टेन्ड है, अनअसर्टेन्ड। तो अनअसर्टेन गुड्स के केस में जो है कब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, वो देखे क्या? बिल्कुल मैम, देखते हैं। तो देखो ध्यान से सुनो, अनअसर्टेन गुड्स है जब तक है कि वो गुड्स जो है प्रॉपरली असर्टेन नहीं हो जाते। ठीक है, प्रॉपरली इनको डिलीवरेबल स्टेट में लेके अपन नहीं आ जाते। सेलर जब इनको डिलीवरेबल स्टेट में लाएगा ना, मतलब उनको पूरा अलग कर दिया, अनअसर्टेन से असर्टेन कर दिया और उसको एप्रोप्रिएट कर दिया। और एप्रोप्रिएट कैसे? अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन मतलब पता है क्या होता है? बायर के लिए, जो पर्टिकुलर बायर के ने ऑर्डर किया था, मान लो मैंने कॉल किया और मैंने बोला साड़ी जो है मैन्युफैक्चरर को कि मेरे को 12 साड़ी चाहिए। ठीक है, आई नीड अ डजन साड़ीज। मैंने उसको बोला मेरे को 12 साड़ी चाहिए, उसने सुना, तो अभी वो गुड्स क्या है? अनअसर्टेन, अभी उसने निकाला नहीं है। तो जब वो निकाल देगा गुड्स को, अलग से 12 गुड्स मेरे लिए निकाल देगा और उसको डिलीवरेबल स्टेट में लेके आ जाएगा और मेरे नाम से उसको अलग कर देगा, और मेरे या तो मेरे को या मेरे किसी एजेंट को वो गुड्स की डिलीवरी कर देगा। ठीक है, मेरे या मेरे एजेंट को जो है वो गुड्स सौंप देगा। जैसे ही वो गुड्स मेरे या मेरे एजेंट को दे रहा है, वैसे ही मान लेंगे कि प्रॉपर्टी या फिर ओनरशिप जो है फ्रॉम सेलर टू बायर ट्रांसफर हो गई। ठीक है, प्रॉपर्टी या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई फ्रॉम सेलर टू बायर। तो अनअसर्टेन गुड्स के केस में कब ट्रांसफर होती है? पहले तो अनअसर्टेन को असर्टेन करो, पहले तो फिक्स करो कौन सा गुड्स देना है। तो साड़ी वाला 12 साड़ी अलग करेगा, मेरे नाम से अलग करेगा, और मेरे एजेंट को या मेरे को, या मैं जिसको बोल रही हूँ कि भैया इसको डिलीवरी कर देना तुम, अगर उसने उसको गुड्स दे दिया मतलब ओनरशिप मेरे को ट्रांसफर हो गई। और उसके बाद अगर कुछ भी नुकसान हुआ, गुड्स अगर मान लो कहीं गिर गए, फट गए, कुछ भी हुआ, तो मेरा रिस्क है, ना कि सेलर का। ठीक है, समझ में आया? तो ये है अनअसर्टेन गुड्स। अब आ जाओ थर्ड केस। थर्ड केस कौन सा है पता है? कहाँ गया कहाँ गया? ये है हमारा थर्ड केस। ये गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस, ये क्या होता है? ठीक है, और ये बहुत होता है ना, मतलब मेरी मम्मी तो ये बहुत ज्यादा करती है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। कि दुकानदार क्या होता है ना, मेरी मम्मी जो है थोड़ी शॉपाहॉलिक है। ठीक है, तो अब सबको पता भी है शॉपकीपर्स को कि ये तो बहुत सामान खरीदने वाली है, तो उन लोग क्या देते हैं, मम्मी को एक ऑप्शन देते हैं कि एक काम करो ना, आप लेके चले जाओ, नहीं पसंद आएगा ना वापस दे देना। ठीक है, नहीं पसंद आएगा तो वापस दे देना। इसका क्या मतलब है? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, पसंद आएगा तो रखना, अप्रूव करना, नहीं पसंद आएगा तो वापस करना। या फिर गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, सेंट ऑन सेल
और रिटर्न बेसिस, इसका क्या मतलब है, या तो गुड्स बिक जाएगा या तो वापस रिटर्न आ जाएगा। अगर इस बेसिस में ट्रांजैक्शन हो रही है तब ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, उस केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। देखो ध्यान से सुनो, इस केस में ना हमारे पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 1 2 3। फर्स्ट केस है कि मम्मी जो है मेरी सामान लेके आई, हमको दिखाई, मैं बोली यार मम्मी बहुत पसंद आ रहा है, एक काम करो इसको रख लो। तो जब हम बोले रख लो, हमने वो दुकानदार को फोन लगाया, बोला भैया हम ये रख रहे हैं और आपको पैसा भिजवा देंगे। पैसा भले कभी भी भिजवाओ, बट आपने फोन करके उनको बोल दिया ना कि आप रख रहे हो, मतलब आपने उनको अपनी हामी दे दी, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, आपके ऊपर जो है रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा जब आप उनको क्या कर रहे हो, एसेंट दे रहे हो, अपनी अप्रूव कर रहे हो। भैया आप अप्रूव कर दिए तो फिर अब आपका रिस्क है, आप ओनर बन गए तो आपका रिस्क है। सेकेंड केस क्या है, मान लो उन्होंने हमको गुड्स दिया, हम गुड्स अपने पास रखे हुए हैं, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, रिप्लाई नहीं कर रहे। उसने वेट किया, उसने रीजनेबल टाइम तक वेट किया। अगर रीजनेबल टाइम में भी आप रिप्लाई नहीं करके उनको बताओगे कि आपको गुड्स रखना है कि नहीं, तो दुकानदार मान लेगा कि आपको गुड्स पसंद आ गए हैं और आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। अब जो भी रिस्क है ना वो आपका ही रहेगा। ठीक है, जो भी रिस्क है वो किसका रहेगा, किसका रहेगा, बायर का ही हो जाएगा, क्योंकि वो रीजनेबल टाइम में रिप्लाई नहीं कर रहा था। ठीक है, या फिर मान लो आपने ऐसा कुछ किया जो कि इनकंसिस्टेंट है विथ विथ सेलर बीइंग ओनर, मतलब सेलर की ओनरशिप के साथ इनकंसिस्टेंट है। इसका क्या मतलब है, देखो आपने क्या किया पता है, आपको गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल मिला, मान लो किसी ने गोल्ड ज्वेलरी खरीद ली, बोले कि घर में पसंद आएगा तो रखेंगे नहीं तो रिटर्न कर देंगे, और वो ज्वेलरी को पहन के जो है वो शादी में पहुंच गए। तो भैया आप क्या कर रहे हो, अगर आपने वो यूज कर ली, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना उस गुड्स को, तभी तो आप यूज कर रहे हो। तो अगर आप क्या कर रहे हो, सेलर के गुड्स को सेलर के इनकंसिस्टेंट यूज कर रहे हो, तो उस केस में जो है आपको मान लिया जाएगा कि आप ओनर बन चुके हो, और उस केस में जो है रिस्क भी किसका हो जाएगा, बायर का ही रिस्क हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अगर गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस है, पसंद आए तो रखो नहीं तो रिटर्न कर दो, तो वहां पे कैसे समझ में आएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है कि नहीं, जब बायर खुद फोन करके बोल दिए भैया गुड्स पसंद आ गया, तो फिर उसको हो जाएगी ओनरशिप ट्रांसफर। रीजनेबल टाइम भी वेट करा सेलर ने, बायर रिप्लाई नहीं कर रहा, तो फिर ओनर कौन बन जाएगा, बायर बन जाएगा। या फिर मान लो बायर ने जो है उस सेलर के गुड्स के साथ जो है उल्टा सीधा अपने हिसाब से यूज करना स्टार्ट कर दिया, ले जाके उसको गिरवी रखवा के आ गया। तो गिरवी आप अपने गुड्स को रखाते हो कि दूसरे के गुड्स को, अपने गुड्स को, तो मान लिया जाएगा कि बायर ओनर बन चुका है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक की पिक्चर। ओके, पता है इस केस में ना एक औसत ऐसी एक और सिचुएशन हो सकती है, जो ये हो सकती है, जो ये बोले कि भैया मैं आपको गुड्स जो है घर में दिखाने के लिए, ले जाने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि जब तक कि कैश पेमेंट, कैश मतलब जरूरी नहीं हार्ड कैश, ऑनलाइन कोई भी प्रकार की पेमेंट, जब तक कि पेमेंट नहीं हो जाती मेरे को, तब तक के ओनर मैं ही रहूंगा। जब सेलर आपको क्लियरली बोल रहा है कि आप 1 महीने रखो चाहे 10 महीने रखो, जब तक कि आप मेरे को पेमेंट नहीं करोगे ना, ओनर मैं ही रहूंगा, तो उस केस में जो है ओनर सेलर ही रहेगा, बायर नहीं बनेगा। लेकिन इसको सेलर को ये बात क्लियरली बताना पड़ेगा कि जब तक कि आप पेमेंट नहीं करोगे ना, ओनर तो मैं ही रहूंगा। ठीक है, तो ये कौन सा केस है, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। कहाँ गया, ये हमारे 3 केसेस हो चुके हैं, 3 केसेस हमने पढ़ लिए कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। ठीक है, एंड फोर्थ केस कौन सा है, सेलर ने जब राइट्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स अपने पास रखे हैं, सेलर ने राइट्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स अपने पास रखे हैं। ये राइट्स ऑफ डिस्पोजल क्या होता है, व्हाट इज दिस राइट्स ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, सेलर जो है ना वो क्या चाहता है पता है, उसकी पेमेंट सिक्योर्ड रहे। सेलर चाहता है कि उसकी पेमेंट सिक्योर्ड रहे, मतलब जब तक कि उसको पेमेंट ना मिले तब तक कि वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करना चाहता है। अगर ऐसा केस है कि जहाँ पे सेलर चाहता है कि मेरी पेमेंट सिक्योर्ड हो, जब तक कि मेरी पेमेंट सिक्योर्ड नहीं होगी मैं ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करूंगा, जैसे ऊपर हमने देखा था ना, यहाँ पे सेलर बोल रहा है कि भैया कैश पेमेंट करो तभी मैं आपको ओनर मानूंगा। तो इस केस में हम ये मान के चलते हैं कि राइट्स ऑफ डिस्पोजल जो है सेलर ने अपने पास रखा है। राइट्स ऑफ डिस्पोजल मतलब अभी भी जो है वो गुड्स के ऊपर किसका राइट्स है, उस गुड्स के ऊपर अभी भी किसका राइट्स है, सेलर का राइट है।
ठीक है, तो राइट्स ऑफ डिस्पोजल सेलर अपने पास रख सकता है। और इस केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, इस केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी पता है, जब सेलर को पेमेंट मिल जाए। जब सेलर को पेमेंट मिल जाएगी, जब वो सिक्योर्ड फील करेगा, तब वो आपको ओनरशिप ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ऐसे दो केसेस है, एकदम ध्यान से सुनना, ऐसे दो केसेस है जहां पे ये मान के चलते हैं कि सेलर ने राइट्स ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखा है। सेलर ने राइट्स ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखा है, ऐसे दो केसेस हैं जहां हम एज्यूम ही करके चलेंगे कि सेलर ने अपने पास ही रखा है राइट्स ऑफ डिस्पोजल। पहला केस क्या है पता है, जब सेलर एक जगह से दूसरी जगह मान लो माल भिजवा रहा है, या तो रेलवेज के थ्रू, या फिर मान लो कोई ट्रक वगैरह के थ्रू भिजवा रहा है, या फिर एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इनमें से कुछ भी चीज कर रहा है। तो जब वो गुड्स रेलवेज को देता है, आपको मैं पिछले फर्स्ट यूनिट में मैंने बताया था अबाउट डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है पता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो एंडोर्सिएबल इन नेचर होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर करके हम गुड्स की डिलीवरी कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस से यही वाले लेक्चर में आ जाते हैं, फिर इसको देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो मान लो मैंने गुड्स जो है रेलवेज के थ्रू जो है, मैं सेलर हूँ, मैंने रेलवेज के थ्रू जो है माल भिजवा रही हूँ। मैं रायपुर में बैठी हूँ, मेरे को दिल्ली में माल भिजवाना है, मैं रेलवेज के थ्रू भिजवा रही हूँ। तो रेलवेज के पास जब गुड्स लेके गई, तो उसके बाद ना रेलवेज अथॉरिटी ना हमको रेलवे रिसीट देती है, रेलवे रिसीट देती है कि ये फलाना पर्सन का गुड्स जो है, इतने इतने गुड्स जो है इसमें है, और हम दिल्ली में जो है इसको क्या करने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं। ऐसा रेलवे रिसीट में लिखा रहता है। अगर सेलर ने, ध्यान से सुनना, अगर ये सेलर ने रेलवे रिसीट जो है अपने नाम से बनवाई है, सेलर ने अपने नाम से बनवाई है या अपने किसी ऑर्डर के नाम से बनवाई है, अपने नाम से या अपने ऑर्डर के नाम से, तो ये मान लेंगे कि राइट्स ऑफ डिस्पोजल जो है अभी भी सेलर अपने पास ही रखना चाहता है। मतलब अभी वो ओनरशिप जो है बायर को ट्रांसफर करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, तो अगर अपने नाम से रेलवे रिसिप्ट बना रहा है, तो मतलब राइट्स ऑफ डिस्पोजल सेलर का है। अगर बिल ऑफ लैडिंग की बात करेंगे, एक्सपोर्ट के केस में बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ लैडिंग में सेलर अपना ही नाम लिखवा रहा है, बायर का नहीं लिखवा रहा, तो मान लेंगे कि राइट्स ऑफ डिस्पोजल कौन रखना चाहता है, सेलर अपने पास ही रखना चाहता है। मतलब वो ये चाहता है जब तक कि उसको पैसा नहीं मिलेगा ना, वो नहीं चाहता कि गुड्स की डिलीवरी बायर को हो। ठीक है, तो इस केस में बताओ, अगर गुड्स जो है रेलवेज में गुड्स मान लो कि खराब हो जाते हैं, किसका रिस्क है, सेलर का रिस्क है। क्यों, क्योंकि अभी ओनरशिप उसने ट्रांसफर नहीं की है, तो रिस्क उसी का ही है। दूसरा केस आ जाओ, देखते हैं। दूसरा केस है, अगर सेलर क्या कर रहा है पता है, गुड्स भेजवा रहा है, लेकिन गुड्स के साथ साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी ड्रॉ करके भेज रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी ड्रॉ करके भेज रहा है। ठीक है, और मान लो वो ट्रक के थ्रू गुड्स भिजवा रहा है, और ट्रक वाले को उसने बोल दिया कि तू गुड्स की डिलीवरी तभी करना जब अगली पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज को ऑनर करे, बिल ऑफ एक्सचेंज को ऑनर करे। ये सब क्या होता है, अपन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में देखेंगे। ठीक है, बट थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में, अकाउंट्स में भी है। तो जब तक कि वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ऑनर नहीं करता है, तब तक के जो है ओनरशिप जो है ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो एक चीज ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से। ठीक है, ओनरशिप जो है सेलर की बायर के पास जो है, ठीक है, सेलर की ओनरशिप जो है बायर के पास तभी ट्रांसफर होगी जब सेलर को जो है उसकी पेमेंट मिल जाएगी। अगर सेलर ने राइट्स ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखा है तो, राइट्स ऑफ डिस्पोजल, तब ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब उसको पेमेंट मिल जाएगी। बाकी नॉर्मल केस है, मान लो उसने राइट्स ऑफ डिस्पोजल अपने पास नहीं रखा है, तो फिर वो तो नॉर्मल केस है, फिर जैसे ही गुड्स गया ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? अगर यहाँ तक क्लियर है, बाप रे हम कहाँ आ गए हैं, यहाँ आ गए हैं। ओके, एक बार देखो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया अबाउट स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, तो कॉन्ट्रैक्ट तुरंत बन जाता है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता पेमेंट हुई है ना हुई है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीज हमने पढ़ ली। फिर हमने अनअसर्टेन गुड्स के बारे में देखा। फिर हमने देखा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। फिर हमने देखा रिजर्वेशन ऑफ राइट्स ऑफ डिस्पोजल। अगर सेलर ने अपने पास ही राइट्स रखा है, तो जब तक कि प्राइस नहीं मिलेगा उसको गुड्स बायर को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। और इसमें हमने दो सरकमस्टेंसेस ऐसी हैं जहाँ पे प्रिज्यूम ही करके चलेंगे
कोई डाउट ही नहीं है, यहाँ पे मान लेंगे कि सेलर ने राइट्स ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखा है जब उसने मान लो रेलवे रिसिप्ट जो है अपने नाम से बनवाई है। और दूसरा केस जहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज भी साथ साथ में भेज रहा है, तो जब तक बिल ऑफ एक्सचेंज ऑनर नहीं करोगे गुड्स की डिलीवरी नहीं हो सकती। ओके चलो, ये हो गया कंप्लीट। इंटेंशन ऑफ पार्टीज जो है हमको समझ में आ गया, लॉ को पढ़ लिया। अब देखो एक चीज है, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर्टी गई उसके साथ साथ रिस्क भी जाएगा, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती है जहां पे प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो गई है बट हो सकता है रिस्क ट्रांसफर ना हुआ हो सकता है रिस्क ट्रांसफर ना हुआ हो। क्या केस हो सकता है पता है? वही लैपटॉप वाला एग्जाम्पल देखे क्या, लैपटॉप वाला एग्जाम्पल, लैपटॉप का पहला एग्जाम्पल। मैं अपने फ्रेंड को बोल रही हूँ कि भाई तेरा लैपटॉप मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, आज से वो लैपटॉप जो है मेरा, एक काम करना कल की तारीख में तू आना और मेरे घर वो लैपटॉप देके चले जाना। तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारा, ठीक है, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में था, मैं तुरंत ओनर बन गई, ठीक है, तुरंत ओनर बन गई, भले डिलीवरी अगले दिन हो रही है, ओनर तो तुरंत बन जाऊंगी मैं। तो उस केस में बताओ कि लैपटॉप अगर मान लो कि उसको कब दे देना था, मेरे को अगले दिन दे देना था, एक दो दिन रीजनेबल टाइम में दे देना था, एक महीने तक वो लैपटॉप लाके मेरे को नहीं दिया, ठीक है, एक महीने तक लैपटॉप लाके नहीं दिया, मतलब डिले हो रहा है, वो डिले कर रहा है, और उसके डिले की गलती की वजह से जो है मान लो एक महीने के बाद जो है वो लैपटॉप गिर के टूट गया, और वो मेरे को बोलता है कि तूने तो, तेरे को तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी तो रिस्क तू बियर कर, और लैपटॉप टूट गया ना तो तू मेरे को पैसा दे। तो मैं उसको क्या बोलूंगी पता है, तूने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऊपर ऊपर से पढ़ा है, मैंने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डीपली पढ़ा है, और मुझे ये पता है कि अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स डिले हो जाती है, ठीक है, किसी के भी फॉल्ट की वजह से, ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ बायर और सेलर, तो उस केस में जिसकी वजह से डिले हो रही है ना, हमारे एग्जाम्पल में किसकी वजह से गुड्स की डिलीवरी हो रही है डिले, सेलर की वजह से, मेरे फ्रेंड की वजह से डिले हो रही है, तो उसकी डिले की वजह से जो भी लॉस हो रहा है वो लॉस कौन बियर करेगा, सेलर ही बियर करेगा, जो पार्टी इन डिफॉल्ट है वो बियर करेगी, ठीक है, समझ में आया? तो एक चीज याद रखो, देखो एक चीज याद रखना, मैं बहुत अच्छे से आपको ये बात बता रही हूँ, रिस्क और ओनरशिप प्राइमा फेसी साथ साथ में ही चलते हैं, बट कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे हो सकता है ओनरशिप ट्रांसफर हो गया हो बट रिस्क ट्रांसफर ना हुआ हो। एक केस अभी हम देख रहे हैं डिले वाला, अगर बायर या सेलर कोई डिले कर रहा है, उनकी गलती, उनमें से किसी एक की गलती की वजह से लॉस हो रहा है, तो जिसकी गलती है ना फिर रिस्क वही बियर करेगा, भले ओनर कोई भी हो, जिसके रिस्क, जिसके डिले की वजह से रिस्क है फिर वो बियर करेगा पूरा रिस्क। ओके, दूसरी चीज, एक चीज याद रखना कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं सब्जी खरीदने गई, ठीक है, और सब्जी खरीदने गई और झोले भर भर के मैं सब्जियां खरीद रही हूँ, तो किसी से एक झोला सब्जी खरीद ली, किसी से दूसरा झोला, ऐसे बहुत सारी सब्जियां मैंने खरीद ली। अब क्या हुआ कि मैं एक सब्जी वाली के पास गई, मैं बोली कि उससे भी खरीदा मैंने सब्जी, मैंने बोला देख तेरे जो खरीदी हूँ ना, थोड़ी देर खुद तू रख उसको अपने पास, पैसा वैसा मैंने दे दिया, बोले थोड़ी देर रख, मैं आगे जाके देखती हूँ, मेरे को और चाहिए, तब तक कि तू अपने पास ही रख के रख। तो अब क्या हुआ, एक बात बताओ, वहां पे ना आई अचानक से कोई गाय, ठीक है, और वो सब्जी वाली भी जो है वो सोचती है कि छोड़ो ना, मैंने तो बेच दिया ना इसको, तो सब्जी गाय को खाने दो, तो क्या ऐसा चलेगा क्या? नहीं। अगर आपके पास, आप बेली हो गुड्स के, बेली मतलब क्या होता है, आपने किसी और के गुड्स को अपने पास रखा है किसी पर्पस से, वो पर्सन होता है बेली, जो पर्सन किसी और के गुड्स को अपने पास रखा है। तो अगर आप बेली हो गुड्स के तो आपको रीजनेबल केयर लेना चाहिए था वो गुड्स को बचाने के लिए, ठीक है, अगर आपने रीजनेबल केयर नहीं लिया ना तो फिर आपका रिस्क रहेगा, तो आपको रिस्क तो बियर उस केस में करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि वो लैपटॉप जो है, लैपटॉप वाला एग्जाम्पल है, वो सेलर जो है उसको ना क्या करना चाहिए था पता है, अगर मान लो वो लैपटॉप ऐसी जगह पे रखा है, कहीं कभी भी वो गिर के टूट जाता, तो वो तो सोच रहा है कि भैया बायर का रिस्क है वो जाने, बट अभी तो आप बेली ऑफ द गुड्स हो ना, तो बेली ऑफ द गुड्स की जिम्मेदारी है कि वो गुड्स के ऊपर क्या ले, रीजनेबल केयर ले, अगर नहीं लेगा तो फिर उसका रिस्क हो जाएगा, भले ओनर कोई भी हो, ठीक है। तो हम क्या पढ़े, रिस्क और ओनरशिप साथ में जाती है दोस्तों, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पे ओनरशिप तो चले गई है बट रिस्क अभी भी किसी के पास है, किसी और पार्टी के पास है। ओके चलो, अच्छा एक चीज याद रखना, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है ओनरशिप ट्रांसफर हो गई हो बट डिलीवरी ना हुई हो, ठीक है, डिलीवरी और ओनरशिप का जो है कोई लेना देना नहीं है, ओनरशिप हो सकता है पहले ट्रांसफर हो गई, जैसे हमारे लैपटॉप वाले एग्जाम्पल में
ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी, डिलीवरी नहीं हुई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई मतलब हो गई, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ओनरशिप ट्रांसफर हो गई हो और पेमेंट ना हुई हो, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई हो और पेमेंट ना हुई हो। ये कब होता है? क्रेडिट सेल के केस में। तो ओनरशिप अगर क्रेडिट सेल में ट्रांसफर हो गई तो पूरा का पूरा किसका रिस्क रहेगा? बायर का रिस्क रहेगा। यहाँ पे भी भले डिलीवरी नहीं हुई है और लैपटॉप मान लो उसके पहले चोरी हो गया, अगले दिन देने वाला था, उसी रात को चोरी हो गया, तो किसका रिस्क है? बायर का रिस्क है। तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता डिलीवरी या पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो इतना क्लियर है? ओके ओके मैम, क्लियर है। चलो तो आ जाओ, अब एक टॉपिक पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। अरे बाप रे, ये क्या है? अभी तक तो मैं इतना चीख चीख के बोल रही हूँ कि एक ओनर ही दूसरे को ओनर बना सकता है, एक पर्सन जो ओनर है वही किसी दूसरे को ओनर बना सकता है। लेकिन अभी मैं आप लोग को ये भी बताने वाली हूँ कि ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जहां पे एक नॉन ओनर भी वैलिड टाइटल दे सकता है। मतलब एक पर्सन जो ओनर नहीं है फिर भी वो दूसरे पर्सन को ओनर बना सकता है, ठीक है, वो भी बना सकता है। उसके लिए पता है हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा मेमोरी टेक्निक है। मेमोरी टेक्निक क्या है? एसपी गया यूएस, ठीक है, एसपी गया, एसपी का नाम ले लो सुरेंद्र प्रसाद, ठीक है, सुरेंद्र प्रसाद गया यूएस और वहां किए ऐसे एक्ट्स कि बढ़ गया उसका बीपी। एसपी गया यूएस और ऐसे एक्ट्स किए कि उसका बीपी वहां पे जाके बढ़ गया। उसने क्या किया? उसने किया महुआ, महुआ होता है ना जिससे नशा चढ़ता है, उसने किया महुआ, जाम, जाम पे जाम लगा रहा है, इंग्लिश वोडका, ठीक है, स्टार्टिंग तो महुआ और जाम से किया और उसके बाद उसका पूरा इंग्लिश वोडका चला। तो एसपी कहाँ गया पता है? एसपी गया यूएस, वहां पे किए ऐसे एक्ट और एक्ट्स ऐसे किए कि बढ़ गया उसका बीपी। कैसे बढ़ गया बीपी? महुआ कंज्यूम किया, जाम कंज्यूम किया, इंग्लिश वोडका। तो ये है एसपी की कहानी और यही वो कहानी है जो क्या है, जो एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है? इस रूल का एक्सेप्शन है कि एक जो है ओनर ही दूसरे को ओनर बना सकता है। तो लॉ बोलता है भैया रुको रुको, ऐसे कुछ केसेस हैं जहाँ पे एक नॉन ओनर भी अगले पर्सन को ओनरशिप का टाइटल दे सकता है, ठीक है। चलो एक चीज याद रखना बस यहाँ पे, क्या चीज याद रखना है? जिस पर्सन को गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, मान लो ये सेलर है और हमारे एग्जाम्पल में हर केस में अभी सेलर क्या होगा पता है? नॉन ओनर होगा। और जो बायर है, ये चीज याद रखना, ये बायर जो है ना ये बोनाफाइड होना चाहिए, ये सीधा साधा व्यक्ति होना चाहिए। इसको जो है इस चीज की बिल्कुल नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि सेलर नॉन ओनर है। एकदम ध्यान से, बायर बोनाफाइड होना चाहिए। इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होना चाहिए कि सेलर नॉन ओनर है, उसके पास राइट्स नहीं है गुड्स बेचने के, ठीक है। तो बायर कैसा हो बंदा होना चाहिए? अच्छा बंदा। ओके चलो आ जाओ, पहला केस देखते हैं एसपी वाला। एसपी बोलता है सेलर इन पोजेशन, सेलर इन पोजेशन। अब इसको ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होता है? अभी मान लो आईपीएल का क्रिकेट फीवर चल रहा है, ठीक है, आईपीएल मतलब सबको आईपीएल जो है बड़ी बड़ी स्क्रीन में देखना है। तो एक पर्सन है, मान लो लेट्स टेक हिम एज चंदू, ठीक है, चंदू जो है वो गया और एक शॉप में गया, उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, और बोला मेरे को ये वाली टीवी चाहिए। पूरा प्राइस फिक्स हो गया, एकदम सब चीजें फिक्स हो चुकी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सब चीजें ठीक है। बोला मैं गुड्स की डिलीवरी बाद में लेके जाऊंगा। तो भाई ठीक है, ओनरशिप और डिलीवरी का लिंक नहीं है, ओनरशिप पहले भी ट्रांसफर हो सकती है, डिलीवरी बाद में हो सकती है। तो ठीक है, पूरा सौदा हो गया पक्का। अब बाद में जो है चंदू की जगह जो है आ गया मान लो उसका फ्रेंड मंटू। 10 दिन बाद मंटू आया और मंटू को भी वही टीवी पसंद आई, ठीक है, और चंदू उस टीवी के लिए मान लो दे रहा था 50,000। मंटू बोलता है ये टीवी के लिए मैं दूंगा 70,000 रुपये, एक ही टीवी है। चंदू वही दुकान में छोड़ के चले गए कि बाद में लेके जाऊंगा डिलीवरी। मंटू को पसंद आ गई, मंटू बोलता है 70,000 में दूंगा। दुकानदार को लालच आ गई, सेलर हमारे भैया जो है ये हो गए लालची और बोलते हैं ठीक है मंटू तू लेके चले जा। तो याद रखना एकदम ध्यान से, वो सेलर जिसकी पोजेशन में गुड्स हैं, गुड्स बिक गए हैं लेकिन अभी भी सेलर की पोजेशन में, और वो किसी थर्ड पार्टी को लाइक मंटू को अगर वो गुड्स बेच देता है, मंटू कौन है? सब्सिक्वेंट बायर, तो उसको अगर बेच देता है तो मंटू के पास वैलिड टाइटल जाएगा। कंडीशन क्या है? मंटू को इस चीज की नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि ये गुड्स ऑलरेडी चंदू को बिक चुके हैं, ठीक है। अपन जितने भी केस पढ़ेंगे ना सब में याद रखना कि ये जो सब्सिक्वेंट बायर है ना ये इनोसेंट बंदा होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए, ठीक है। चलो तो फर्स्ट केस तो हो गया कंप्लीट। सेकंड केस क्या है? यूएस, ठीक है, एसपी कहाँ गया? यूएस।
तो सेल बाय अनपेड सेलर, अनपेड सेलर क्या होता है, यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा बहुत बता देती हूँ, अनपेड सेलर वो होता है जिसको अपने गुड्स की पेमेंट नहीं मिली है, गुड्स बिक गया है, बायर जो है गुड्स ले गया है, मतलब अपन अलग अलग केसेस देखेंगे कि बायर ने जो है गुड्स पसंद कर लिया, अलग कर दिया है, लेकिन जो है उसने अभी तक पेमेंट नहीं की है। तो अनपेड सेलर जो है उसके पास जो है राइट्स रहता है, राइट्स ऑफ लीन, राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो ये अनपेड सेलर क्या कर सकता है पता है, इसी की पोजीशन में है ना अगर गुड्स, तो ये गुड्स को किसी और को बेच सकता है, और जिसको भी बेचेगा उसके पास वैलिड टाइटल जाएगा। ठीक है, तो उसके पास कैसा टाइटल जाएगा, वैलिड टाइटल। अब आ जाओ एसपी का या यूएस, उसने कुछ एक्ट्स किए वहां पे, कुछ एक्ट्स किए वहां पे। तो क्या एक्ट किया पता है, एक्ट में क्या कवर्ड है, सेल्स अंडर प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट्स, सेल्स अंडर प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो फर्स्ट केस क्या है पता है, एक कंपनी बंद होती है, ठीक है, जब कंपनी बंद होती है ना तो उस कंपनी के ना सब एसेट्स को बेचना पड़ता है, और सब एसेट्स को, जो भी एसेट्स बेच रहे हैं उससे लाइबिलिटी को पे ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, ये काम कौन करता है, लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर, या इसको रिसीवर भी बोलते हैं। ये रिसीवर का काम है, गवर्नमेंट एक अपॉइंट करेगी कि ये आपकी कंपनी के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर रहेगा, जो आपके एसेट्स बेचेगा और आपकी लाइबिलिटी को क्या करेगा, पे ऑफ करेगा। तो अगर एक ऑफिशियल लिक्विडेटर कंपनी के एसेट्स को बेच रहा है, वो ओनर तो नहीं है लेकिन फिर भी कंपनी के एसेट्स को बेच रहा है, तो जिसको भी वो एसेट्स बेचेगा उसके पास एक वैलिड टाइटल जाएगा। ठीक है, जिसको भी एसेट्स बेचेगा उसके पास एक वैलिड टाइटल जाएगा। अब दूसरा केस देखो, ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड, ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है पता है, एक कंसेप्ट होता है फाइंडर ऑफ द गुड्स का। फाइंडर ऑफ द गुड्स के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो किसी और के गुड्स अगर उसको मिले तो अपने पास रखे, संभाल के रखे, और ढूंढे, ओनर को ढूंढे और उसको वापस गुड्स रिटर्न कर दे। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि ओनर मिले ही ना, या बहुत बार ऐसा हो सकता है कि ओनर मिल तो गया लेकिन फाइंडर ने जितने गुड्स को रख रखाव में खर्चे किए थे ओनर वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो फाइंडर ऑफ द गुड्स क्या कर सकता है, गुड्स को बेच सकता है, और जिसको भी गुड्स को वो बेचेगा उसको वैलिड टाइटल जाएगा। फाइंडर ऑफ द गुड्स ओनर ऑफ द गुड्स होता है क्या, नहीं, फिर भी बेचेगा तो वैलिड टाइटल जाएगा। ठीक है, फिर और कौन सा केस है, सेल बाय पॉनी कैन कन्वे बेटर टाइटल टू द बायर। एक पर्सन है जिसके पास गुड्स गिरवी रखाए गए, मान लो एक पर्सन है ए ने अपने गुड्स बी के पास गिरवी रखाए हैं, तो बी क्या हो गया, पॉनी। अब ए जो है ना पेमेंट कर ही नहीं रहा है, तो लॉ जो है ना बी को ये पावर दे रहा है कि अगर ए जो है आपकी पेमेंट नहीं कर रहा है तो आप एक रीजनेबल नोटिस देने के बाद उसके गुड्स को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो बी अगर मान लो ये गुड्स सी को सेल कर रहा है तो सी के पास कैसा टाइटल जाएगा, वैलिड टाइटल जाएगा। बी ओनर नहीं है तो भी एक वो वैलिड टाइटल क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो एसपी का आ गया यूएस, और यूएस जाके उसने किए एक्स, और एक्स ऐसे किए कि उसका बढ़ गया बीपी, उसका बढ़ गया क्या, बीपी। तो बीपी से क्या है, बायर इन पोजेशन। बायर इन पोजेशन, बायर इन पोजेशन क्या होता है पता है, मैं एक दुकानदार के पास गई, मैं बोली भैया ये आपके गुड्स बहुत पसंद आ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ। ठीक है, मैं गुड्स जो है अपने साथ लेके जा रही हूँ, अपने पास मैंने गुड्स की क्या ले ली, पोजीशन ले ली। ठीक है, अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, मैं बस गुड्स अपने साथ लेके आ गई, सिर्फ पोजीशन मेरे को मिली है। मैं एग्री कर रही थी कि मैं फ्यूचर में आपसे खरीदूंगी ये गुड्स, और लेके आ गई, और लेके आई और वो गुड्स किसी और को बेच दिया। मैं बायर इन पोजीशन हूँ और मैंने गुड्स किसी और को बेच दिया, तो मैंने जिसको भी बेचा है उसके पास कैसा टाइटल जाएगा, वैलिड टाइटल जाएगा। कंडीशन फिर से वही है, जिसको भी मैंने बेचा, मैं बायर हूँ, मैंने सब्सिक्वेंट बायर जिसको भी बेचा उसको जो है इनोसेंट होना जरूरी है, उसका बोनाफाइड होना जरूरी है, उसको मेरे घपले की नॉलेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, हायर परचेज जो है वो एक्सेप्शन है। मतलब क्या है, देखो अगर मैं किसी से सामान लेके आ गई, अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, किसी और को वो सामान ट्रांसफर कर रही हूँ, जिसको भी कर रही हूँ उसको वैलिड टाइटल जाएगा। लेकिन हायर परचेज में क्या होता है, सेम तो होता है ना, हम क्या करते हैं, ओनरशिप नहीं मिली है लेकिन हमको गुड्स मिल जाते हैं। मान लो मैंने गाड़ी जो है हायर परचेज में ली, गाड़ी मेरे को मिल गई, ठीक है, लेकिन अभी तक ओनरशिप नहीं मिली है, और अगर मेरे को गाड़ी मिल गई और मैं आगे वो किसी को ट्रांसफर कर रही हूँ,
तो आगे मैं जिसको भी ट्रांसफर करूंगी ना उसको वैलिड टाइटल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हायर परचेज जो है एक्सेप्शन है, हायर परचेज के केस में आप सब्सिक्वेंट ओनर को वैलिड टाइटल नहीं दे सकते। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। तो एसपी ने कैसे कैसे एक्ट किए, इसने लगाया महुआ, महुआ, महुआ मतलब मर्केंटाइल एजेंट। अगर मर्केंटाइल एजेंट जो है गुड्स को बेच रहा है, मान लो मैं प्रिंसिपल हूँ और मेरा एक एजेंट है, वो क्या कर रहा है, गुड्स को बेच रहा है। ठीक है, तो जिसको भी वो गुड्स को बेचेगा उसके पास वैलिड टाइटल जाना चाहिए। ठीक है, कंडीशंस क्या है, कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन ये है कि जो मेरा मर्केंटाइल एजेंट है ना उसके पास पोजेशन ऑफ द गुड्स होनी चाहिए या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए उसके पास। डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल भी तो आगे अपन सेंड करके ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं ना, तो उसके पास पोजेशन होनी चाहिए या उसके पास डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल होना चाहिए और मेरी मर्जी से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मेरे पास से चोरी करके लेके गया, मेरी मर्जी से उसके पास मेरे गुड्स रखे हुए हैं। ठीक है, आगे क्या है, सेल वॉज मेड बाय हिम इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज मर्केंटाइल एजेंट। नॉर्मली भी वो मेरे लिए वैसे गुड्स बेचता था, तो अभी भी ये गुड्स मेरे उसके पास पड़े हुए हैं और मेरे को पता है कि मेरे गुड्स उसके पास रखे हुए हैं, तो ऑर्डिनरीली जैसे बेचता था वैसे उसने बेच दिया। और जो बायर जो खरीद रहा है वो गुड फेथ में खरीद रहा है और उसको इस बात की कोई नोटिस नहीं है कि मर्केंटाइल एजेंट जो है उसको अभी अथॉरिटी टू सेल नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, मैंने अपने एजेंट को गुड्स दिया है अभी, लेकिन ये नहीं बोला कि बेच दे, मैं उसको बोल रही हूँ कि भैया अभी तो बस रख अपने पास, और उसने जाके बेच दिया, तो उसने जाके जिसको भी बेचा है उसको वैलिड टाइटल जाएगा। तीनों कंडीशंस होनी चाहिए सेटिस्फाइड। ओके, तो महुआ तो पी लिया उसने, उसके बाद क्या, उसके बाद जो है जाम लगाने वाला है। और जाम का मतलब क्या है, जॉइंट ओनर, जे से जाम, जे से जॉइंट ओनर। जॉइंट ओनर हु इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स। मान लो कि मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम दोनों मिलके कार खरीदते हैं। ठीक है, और मेरी फ्रेंड बहुत चंट है, वो क्या कर रही है, कार की पोजेशन अपने पास रखी है और मेरे को पता है मैं उसको अलाउ कर रही हूँ कि वो पोजेशन अपने पास रख ले। तो ओनर हम दोनों हैं बट पोजेशन किसके पास है, मेरी फ्रेंड के पास। और वो क्या कर रही है, वो उस कार को बेच रही है किसी और को, तो वो जिसको भी बेचेगी उसके पास कैसा टाइटल जाएगा, वैलिड टाइटल जाएगा, वैलिड टाइटल। तो जाम मतलब जॉइंट ओनर। अगर जॉइंट ओनर में से ऐसा ओनर जो गुड्स की पोजेशन अपने पास रखता है, वो अगर गुड्स किसी और को बेच रहा है तो उसके पास वैलिड टाइटल जाएगा। कंडीशन फिर से वही, जो बायर है वो गुड फेथ में खरीद रहा है और उसको कोई नोटिस नहीं है कि ऐसा कोई और जॉइंट ओनर भी है, उसको ये नहीं पता कि भैया श्यामा मैम भी उस कार की जॉइंट ओनर है, उसको बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं है। ठीक है, चलो 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 अब आ जाओ, देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश वोट का भी लगाएगा भैया। ठीक है, यूएस जा रहा है तो महुआ और जाम से काम नहीं चलेगा। इंग्लिश वोट का, इंग्लिश वोट का ई से क्या आ जाएगा, स्टोपल। ठीक है, स्टोपल, रूल ऑफ स्टोपल क्या बोलता है पता है, बहुत बार पढ़ लिया अब इसको, मुकरना मना है। पहले ना एक एक डरावना सा सीरियल आता था, डरना मना है, और ये स्टोपल क्या बोलता है पता है, मुकरना मना है। मुकरना मना है मतलब ये मुकरने से रोकता है। तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है, ए सेड टू बी अ बायर इन द प्रेजेंस ऑफ सी दैट ए इज द ओनर ऑफ द गुड्स। ठीक है, ए जो है, ए जो है बी को बोलता है कि भाई सुन, अपुन इधर है, अपुन ओनर है। ठीक है, अपुन ओनर ऑफ द गुड्स है, जबकि वो था नहीं। और ये किसकी प्रेजेंस में बोल रहा है, सी की प्रेजेंस में बोल रहा है। और सी क्या है पता है, ओनर ऑफ द गुड्स है। सी ओनर ऑफ द गुड्स है, सी के सामने ए बोलता है अपुन ओनर है, और बायर जो है उस बेसिस में वो गुड्स को क्या करता है, खरीद लेता है, बाय कर लेता है। तो भाई यहाँ पे सी जो है उस टाइम तो चुपचाप खड़ा था, तो बाद में क्या सी मुकर सकता है क्या बी को वो गुड्स देने से, नहीं मुकर सकता, क्योंकि उसने ही तो अलाउ किया था, उसके सामने ही तो ए बोल रहा था ना कि मैं ओनर हूं, तो बाद में वो मुकर नहीं सकता और बी को क्या जाएगा, वैलिड टाइटल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इफेक्ट ऑफ स्टोपल। ओके, चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और आगे लास्ट है वोडका। बी से वोडका और वी से है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वी से है वोडका, वी से है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसा पर्सन जिसके पास पोजेशन ऑफ द गुड्स है अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। पोजेशन ऑफ द गुड्स है अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, मान लो कि मैं हूं और मैंने जो है क्या किया,
मैंने जो है ना अनड्यू इन्फ्लुएंस करके जो है अपने किसी स्टूडेंट से जो है उसकी कार खरीद ली, उसकी कार ले ली, ठीक है। अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखना, ठीक है। तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। अब ये स्टूडेंट चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी रख सकता है, मतलब बोलेगा चलो ठीक है यार मैम ने ले लिया ना मेरी कार, मेरे को पैसा दे दिया, ठीक है। या तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है, वॉइड भी कर सकता है, खत्म कर सकता है, बोलेगा मैम मेरी कार वापस लाओ, अपना पैसा लेके जाओ, ठीक है। वो ऐसा भी कर सकता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, उसने रद्द करना चाहता था, वो किया नहीं अभी रद्द। रद्द होने से पहले मैंने ये कार जो है आगे बेच दी किसी को, ठीक है। रद्द होने से पहले मान लो मैंने कार ये दिव्या को बेच दी, तो ये दिव्या को मैंने बेच दी ना, तो दिव्या को वैलिड टाइटल जाएगा, क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था। जब तक कि वो वॉइड होता उसके पहले मैंने आगे बेच दिया, तो जिसको भी बेचा उसके पास कैसा टाइटल जाएगा, वैलिड टाइटल जाएगा। ओके, तो हम क्या पढ़ के आ रहे हैं पता है, हम ये पढ़ के आ रहे हैं कि भैया एक चीज याद रखो, एक ओनर ही दूसरे को ओनर बना सकता है, ये रूल है, ओनर ही दूसरे को ओनर बना सकता है। नेमो दैट कोड नॉन हैबिट, नेमो दैट कोड नॉन हैबिट, इसका क्या मतलब है पता है, जिसके पास जो चीज नहीं है वो आगे उसको दूसरे को वो चीज नहीं दे सकता। एक ओनर ही दूसरे को ओनर बना सकता है, एक नॉन ओनर दूसरे को ओनर नहीं बना सकता। लेकिन हमने 6 केसेस ऐसे भी सॉरी 8 केसेस ऐसे भी देखे जहाँ पे एक नॉन ओनर भी जो है अगली पार्टी को ओनर बना रहा है, ठीक है। कौन कौन से केसेस, एसपी गया यूएस और किए ऐसे एक्ट कि बढ़ गया उसका बीपी, और बीपी बढ़ा, कैसे बढ़ा उसका, महुआ, जाम, इंग्लिश, वोडका, ठीक है। तो ये हमारे केसेस हो गए हैं। और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो अभी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं अपन, क्या पढ़ चुके हैं, उसके बाद छोटा सा पोर्शन बचा है क्या पढ़ने वाले हैं क्या। तो हम क्या पढ़ चुके हैं, हम ये पढ़ चुके हैं सबसे पहली चीज कि ओनरशिप और जो है रिस्क साथ साथ में चलेगा, ठीक है। हम ये पढ़ चुके हैं कि कैसे समझ में आएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। तो हम 2 चीज देखेंगे, एक तो गुड्स का स्पेसिफाइड होना जरूरी है या असर्टेन होना जरूरी है, दूसरा हम इंटेंशन देखेंगे। इंटेंशन कैसे समझ में आता है, CCC से, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। अगर इंटेंशन क्लियर नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है कि भैया इंटेंशन क्लियर नहीं है हमको, तो फिर आ जाओ सेल्स ऑफ गुड्स, बोलता है हाँ मैं हूं ना, वो अपने आप को बोलता है मैं हूं ना। तो जब वो अपने आप को बोलता है मैं हूं ना, तो आप उसके पास चले जाओ और उसके सेक्शंस 20 से 24 पढ़ लो अच्छे से, वो आपको बता देंगे कि ओनरशिप जो है कब ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो वो आपको इंटेंशन क्लियर बता देंगे। तो हमने किस किस के लिए इंटेंशन देखा, हमने स्पेसिफाइड गुड्स के लिए इंटेंशन देखा, फिर हमने अनअसर्टेन गुड्स के लिए देखा, फिर हमने देखा जब गुड्स अप्रूवल बेसिस में होगा तब ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, फिर हमने देखा जब राइट्स ऑफ डिस्पोजल सेलर अपने पास रखा है तब ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। तो राइट्स ऑफ डिस्पोजल में तो जब तक कि पेमेंट नहीं मिल जाती ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। फिर हमने एक केस और देखा कि बोला भैया रिस्क प्राइमा फेसी ओनरशिप के साथ में जाता है, बट हो सकता है कभी कभी रिस्क जो है ना जाए ओनरशिप के साथ। कौन सा केस देखा था, अगर डिले हो रहा है ना, जिसकी भी गलती की वजह से डिले हो रहा है, फिर रिस्क उसको बियर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि भैया नॉन ओनर भी दूसरे को क्या कर सकता है, ओनर बना सकता है। और अब क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं रूल्स रिलेटिंग टू डिलीवरी, डिलीवरी से रिलेटेड रूल्स हम देखने वाले हैं। चलो आ जाओ रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स अपन पढ़ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ये कहाँ पे दिए हुए हैं, दिस ऑल रूल्स आर गिवन बिटवीन सेक्शन 33 टू सेक्शन 41। तो 33 से 41 के बीच में सारे रूल्स है रिलेटिंग टू डिलीवरी, ठीक है। तो सेक्शन 31 क्या बोलता है, डिलीवरी क्या होती है भाई साहब, डिलीवरी क्या होती है, बस गुड्स जो है सेलर की पोजीशन से बायर के पास चले जाए तो वो होता है डिलीवरी। बट ये चीज याद रखना कि डिलीवरी जो है ना सेलर अपने मन से करे तब जाके वो वैलिड डिलीवरी है। आप किसी का गुड्स चोरी करके लेके आ गए तो क्या वो एक वैलिड डिलीवरी होगी, नहीं होगी, ओके। चलो सो ये है डिलीवरी। फिर सेक्शन 34 है
ये बोलता है इफेक्ट्स ऑफ पार्ट डिलीवरी, इफेक्ट्स ऑफ पार्ट डिलीवरी। ठीक है, पार्ट डिलीवरी क्या होती है? देखो मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने बोला कि 1000 शर्ट्स मेरे को भिजवा देना, 1000 शर्ट्स जो है वो मेरे को भिजवा देना। अब वो 200 शर्ट्स जो है पहली बार में बोला 200 शर्ट्स भिजवा रहा हूँ, बाकी पीछे भी जो है गाड़ियों से आ रहे हैं, पहले ये 200 शर्ट रख, ठीक है, और पीछे माल भिजवा रहा हूँ। तो अगर पार्ट डिलीवरी हो रही है, पार्ट डिलीवरी हो रही है, तो ये मान लेंगे कि पूरे के पूरे गुड्स की डिलीवरी हो चुकी है और पूरे के पूरे गुड्स की ओनरशिप जो है वो बायर के पास ट्रांसफर हो चुकी है। तो पार्ट डिलीवरी मतलब पूरी डिलीवरी हो चुकी है फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग ओनरशिप। ओके, लेकिन अगर मान लो कि इंटेंशन जो है ये क्लियर है, क्या इंटेंशन क्लियर है? अनलेस देयर इज एन इंटेंशन ऑफ सेवरिंग इट फ्रॉम द होल। मतलब देखो, अगर मान लो कि मैंने किसी को ऑर्डर दिया कि मेरे को 1000 शर्ट भेज दो, वो मेरे को बोल रहा है कि 200 शर्ट अभी भेज रहा हूँ, बाद में अगर मेरे पास हुए तो मैं भेज दूंगा। मतलब पहले केस में जब अपन फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिए थे तब उसका कंफर्म था कि वो भेजेगा पूरे 1000 शर्ट, पहले उसने 200 भेज दिए थे। सेकेंड केस क्या है पता है? वो बोल रहा है अगर हुए तो भेजूंगा, मतलब वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट की पूरे के पूरे जो है ऑब्लिगेशन का एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो उस केस में जो है सिर्फ आपको 200 गुड्स की जो है मान लेंगे ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, और बाकी रिमेनिंग जब वो भेजेगा, जैसे जैसे भेजेगा तब ओनरशिप आपके पास आएगी। ठीक है, चलो ओके ओके ओके। सेक्शन 35 क्या बोलता है? ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुड्स के लिए अप्लाई करना। ठीक है, तो सेलर को जो है तब तक के गुड्स भेजने की जरूरत नहीं है जब तक के जो है बायर वो गुड्स के लिए अप्लाई नहीं कर देता। मतलब पहले बायर बोलेगा ना भाई सेलर को, भाई एक काम कर गुड्स भेज दे, तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करेगा, गुड्स के लिए पहले अप्लाई करेगा। ठीक है, चलो सो बहुत ईजी सा पार्ट है ये। अब देखो प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होती है। प्लेस ऑफ डिलीवरी, तो देखो भैया प्लेस ऑफ डिलीवरी का तो ऐसा है, अगर बायर और सेलर रेडी है ना तो भूत बंगले में भी डिलीवरी करे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, उन लोग टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर ले आपस में। लेकिन बात यह ना कि उन लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो जब वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो फिर लॉ आ जाता है पिक्चर में, और लॉ बोलता है कि प्लेस ऑफ डिलीवरी वही जगह पे रहेगी जब कॉन्ट्रैक्ट, मान लो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिस टाइम पे, उस टाइम पे गुड्स कहाँ पे है। ठीक है, उस टाइम पे गुड्स किस जगह पे, जिस जगह पे भी गुड्स है वो प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स होगी। तो मान लो मैं जो है रायपुर में बैठ के किसी रायपुर के बंदे के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ और गुड्स जो है मान लो बिलासपुर में है, तो अगर हमने डिसाइड कर लिया दोनों ने, वो बोलता है कि नहीं तुम मेरे को रायपुर में डिलीवरी दे, टर्म्स में डिसाइड हो गया तो फिर मेरे को रायपुर में देना है, बट ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ, तो फिर प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी, बिलासपुर होगी। ठीक है, तो ये है प्लेस ऑफ डिलीवरी। और मान लो कि इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, अभी तक तो गुड्स एग्जिस्टेंस में है नहीं, फ्यूचर में एग्जिस्टेंस में आएंगे, तो उस केस में जहां पे भी फ्यूचर में गुड्स एग्जिस्टेंस में आएंगे वो रहेगी प्लेस ऑफ डिलीवरी। ठीक है, क्लियर? ओके 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 ओके। व्हाट वुड बी टाइम ऑफ डिलीवरी? टाइम ऑफ डिलीवरी क्या रहेगा? तो भाई टाइम ऑफ डिलीवरी आप कॉन्ट्रैक्ट से फिक्स करो ना कि इस दिन डिलीवरी चाहिए, और नहीं फिक्स कर पा रहे हो तो रीजनेबल टाइम, उस केस में कौन सा टाइम रहेगा, रीजनेबल टाइम। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 36(3) में। ये क्या बोलता है कि गुड्स इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, अगर हमारा गुड्स किसी थर्ड पार्टी की पोजीशन में है तब डिलीवरी कैसे होगी। ठीक है, मान लो कि मेरी कार है, मुझे कार बेचना है, बट अभी कुछ टाइम के लिए जो है कार मैंने रेंट में दे दी है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए मैंने क्या कर दिया है, कार रेंट में दे दी है, तो उस केस में डिलीवरी कब होगी? तो आ जाओ हम प्रोविजन पढ़ते हैं। ये क्या बोलता है, वेयर द गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी एट द टाइम ऑफ सेल देयर इज नो डिलीवरी अनलेस सच थर्ड पार्टी एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। मतलब मैंने जिसको रेंट में दिया है ना, वो बायर के सामने बोले अरे भैया ये श्यामा मैम का ही कार है, अभी मेरे पास है, थोड़े टाइम में इसको यूज करने के लिए लिया हूँ। ठीक है, तो जब तक कि वो एक्नॉलेज नहीं कर देता तब तक कि प्रॉपर डिलीवरी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। ठीक है, चलो ये सब रूल्स क्यों बनाए पता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं पता है, किसी और की कार अपने पास आई और बेच दी है, तो भाई साहब आपको ये सब राइट्स नहीं है, तो इसलिए ये सब लॉ बनाया गया है कि पहले भैया जिसके पास आपके गुड्स है वो एक्नॉलेज करे कि भैया एक्चुअल में ओनर कोई और है, मैं बस यूज करने के लिए लिया हूँ। ओके, अब देखो टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, मतलब क्या है, क्या डिलीवरी करना, टाइम डेट तो डिसाइड हो गया इस दिन डिलीवरी करना है, बट क्या रात में किसी भी टाइम अपन चले जाएंगे क्या, नहीं, कब जाएंगे, रीजनेबल आवर में। ओके, रीजनेबल आवर में जाएंगे और डिलीवरी करेंगे।
अब आ जाओ सेक्शन 36(5), एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी का खर्चा कौन बियर करेगा? तो भैया लॉ बोलता है सेलर बियर करेगा, सेलर को बियर करना चाहिए। लेकिन अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि बायर बियर करेगा, फिर तो बायर बियर करेगा। कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड है ना कि क्या होना चाहिए, तो फिर वैसा ही होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड नहीं है तो लॉ जैसा बोलता है फिर वैसा करो। ओके चलो सेक्शन 37 आ जाओ। ये बोलता है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। रॉन्ग क्वांटिटी, अगले पार्टी ने आपसे 1000 शर्ट मंगवाया, आपने 1200 शर्ट भेज दिया, ठीक है। तो जो बायर है ना उसके पास ये ऑप्शन है, या तो वो पूरा 1200 शर्ट को जो है रिजेक्ट कर दे, पूरे 1200 के 1200 को, या तो 1000 को रखे और 200 को रिजेक्ट कर दे, या वो पूरे के पूरे 1200 को रख ले, या तो पूरा रिजेक्ट कर दे, या उसको 1000 चाहिए, जो 1000 ऑर्डर किया था 1000 रखे 200 रिजेक्ट कर दे, या पूरा 1200 एक्सेप्ट कर ले। लेकिन याद रखना जितना भी वो एक्सेप्ट कर रहा है, एग्जाम्पल वो 1200 एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या वो 1000 का पेमेंट करेगा कि 1200 का पेमेंट करेगा? पूरे 1200 का पेमेंट करेगा वो, ठीक है। तो ऐसा है। फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज देखो, अगर इंस्टॉलमेंट डिलीवरी हो रही है, ठीक है, मैंने मंगाया जो है, मेरे को एक ट्रक जो है सीमेंट भेज देना, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब वो सीमेंट जो है, सीमेंट वाला शॉपकीपर जो है एक एक बोरा करके भेज रहा है, तो भैया मैं बोलूंगी यार मेरे को नहीं चाहिए ऐसा झंझट भैया। तो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी अगर बायर चाहेगा तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं चाहेगा तो वो पूरा का पूरा रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। इट इज अप टू बायर कि उसका मन है तो इंस्टॉलमेंट एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो वो बाउंड नहीं है लेने के लिए, एक एक बोरी कोई बाउंड नहीं कर सकते कि भैया आप एक एक बोरी एक्सेप्ट करो। ओके अगर मान लो, अब सेक्शन 39 में आ जाओ। सेक्शन 39 बोलता है अगर हमने कैरियर को जो है, जो करियर होता है, ट्रांसपोर्टर होता है, उसको गुड्स की डिलीवरी कर दी, तो क्या बायर को गुड्स की डिलीवरी मान ली जाएगी क्या? तो एक चीज याद रखना, अगर हमने बायर के एजेंट को डिलीवर कर दिया है, बायर के कैरियर को डिलीवर किया है, तो नॉर्मल केस में ये मान लिया जाता है कि बायर को गुड्स की डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है। प्राइमा फेसी मान लिया जाता है कि बायर को गुड्स की डिलीवरी हो चुकी है। बस एक चीज याद रखना, राइट्स ऑफ डिस्पोजल जो है वो सेलर के पास नहीं होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? सेलर ये नहीं बोलना चाहिए भैया मैं तेरे को माल तो दे रहा हूँ लेकिन अभी तक भी जो है जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा ना गुड्स मेरा ही होगा। अगर राइट्स ऑफ डिस्पोजल है तो फिर गुड्स सेलर के ही होंगे, ठीक है। लेकिन अगर राइट्स ऑफ डिस्पोजल नहीं है और अगर कैरियर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको गुड्स दे दिए, मतलब बायर को गुड्स की डिलीवरी हो चुकी। ओके चलो चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 40 क्या बोलता है? डिटेरियोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट। अगर ट्रांजिट चल रहा है और गुड्स जो है क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। अगर ट्रांजिट चल रहा है और गुड्स क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब मान लो डिस्टेंट प्लेस में गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, मैं रायपुर में बैठी हूँ और मैं मुंबई जो है मान लो ऐसी कोई चीज़ ट्रांसफर करी ऑरेंज। अब यार ये तो उल्टा हो गया, मुंबई से नागपुर से आना चाहिए, वैसे तो नागपुर ऑरेंज सिटी है। तो मान लो नागपुर में जो है कोई पर्सन बैठा है और वो ट्रांसफर कर रहा है रायपुर में ऑरेंज, ठीक है। तो अगर रास्ते में गुड्स में देखो अब ऑरेंज है, पेरिशेबल गुड्स है, थोड़ा बहुत तो खराब हो गई, तो ये खराब होगा, किसकी जिम्मेदारी रहेगी? बायर की। तो बायर को जो है ये बियर करना पड़ेगा, जो भी डिटेरियोरेशन की वजह से नुकसान हो रहा है बायर बियर करेगा। लेकिन अगर मान लो सेलर ने अच्छे से पैक नहीं किया था, उसकी वजह से नुकसान हो गया, तो फिर सेलर की जिम्मेदारी है, ठीक है। ये है। तो अगर नॉर्मल केस में डिटेरियोरेशन हो रहा है गुड्स में ड्यूरिंग ट्रांजिट, लंबी दूरी पर माल जा रहा है, तो उस केस में जो है बायर की जिम्मेदारी की, गुड्स खराब हो गया थोड़ा बहुत तो बायर को लॉस बियर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ सेक्शन 41। ये क्या बोलता है? बायर्स राइट्स टू एग्जामिन द गुड्स। बायर को एक और राइट दे रहे हैं, जब गुड्स की डिलीवरी कर रहे हैं ना, तो जो है सेलर को जो है इतना राइट देना चाहिए बायर को कि वो क्या कर सके, गुड्स को अच्छी तरीके से इंस्पेक्ट कर सके, एग्जामिन कर सके, ठीक है। इसके पहले यूनिट नंबर 2 में हमने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है कि भैया ये सेलर को जो है राइट्स ऑफ एग्जामिनेशन देना चाहिए। उसके बाद आ जाओ सेक्शन 42 क्या बोलता है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी इज डीम्ड टू टेक प्लेस। देखो मैंने ऊपर भी एक जगह पे पढ़ाया था, सेल और अप्रूवल बेसिस में डिलीवरी मान ली जाएगी, ठीक है। किस केस में मान ली जाएगी? बायर बोलता है कि मैं गुड्स रख रहा हूँ, तो भैया गुड्स की डिलीवरी मान ली जाएगी। बायर जो है ना क्या करता है पता है? इनकंसिस्टेंट यूज करना चालू कर देता है, इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर। सेलर के गुड्स उसके पास रखे हुए हैं, बायर वो गुड्स पहन के पार्टी में चले गया,
ठीक है। तो क्या कर रहा है वो, अब ये वो मान ही लिया ना मेरे गुड्स है, तो उस केस में भी मान लेंगे कि डिलीवरी हो चुकी है। या फिर वो गुड्स अपने पास ही रख लेता है, रिटर्न ही नहीं करता है, रीजनेबल टाइम में भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मान लेंगे कि गुड्स की डिलीवरी जो है फ्रॉम सेलर टू बायर हो चुकी है। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 43 क्या बोलता है। बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स टू सेलर, ही जस्ट हैव टू इंटीमेट द सेलर। देखो अपन बहुत बार ऐसा करते हैं ना, अमेजोन से कपड़ा मंगाया, भैया पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, मिंत्रा से मंगवाया पसंद नहीं आ रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी है वहां तक पहुंचाना कि ये सेलर की जिम्मेदारी है कि रिजेक्टेड गुड्स को उठा के हमारे घर से वापस लेके जाना, सेलर की जिम्मेदारी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सेलर की जिम्मेदारी है कि वो रिजेक्टेड गुड्स को क्या करेगा, वापस लेके जाएगा। ओके, एंड लास्ट पार्ट जो है वो क्या बोलता है, इफ द बायर इज रिफ्यूजिंग टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, बायर गुड्स की डिलीवरी ले नहीं रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से हो सकता है कि गुड्स में जो है कुछ नुकसान हो गया, ठीक है। मैंने कहीं से सामान खरीदा और मैं सामान वहीं छोड़ दी हूँ, वापस लेके ही नहीं आ रही हूँ, तो उस केस में क्या होता है, गुड्स को जो भी नुकसान होगा ना फिर बायर को बियर करना पड़ेगा। जो भी वो लेट लतीफी कर रहा है उसकी वजह से जो भी नुकसान होगा कौन बियर करेगा, बायर ही बियर करेगा। तो ये लिखा है क्योंकि वो डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है क्या नहीं कर रहा, टाइम से नहीं ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो है यूनिट नंबर 3 होता है बहुत अच्छे से कंप्लीट, फुल ऑन एग्जाम्पल, फुल ऑन मेमोरी टेक्निक बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। और मैं होप करती हूँ आप सबका जो है 80+ आए लॉ में बहुत अच्छे से पढ़ना है और ओवरऑल 300+ मार्क्स लेके आना है, अच्छे से पढ़ना है। एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए, फिर हम करेंगे कौन सा यूनिट, यूनिट नंबर 4। ओके, बाय बाय।